100 शब्द प्रति मिनट आश्वलिपि श्रुतलेख परीक्षा में आपका स्वागत है। इसमें आपको 100 शब्द प्रति मिनट की गति से निरंतर 10 मिनट तक डिक्टेशन लेना है। मूल डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको 1 मिनट का ट्रायल देंगे जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा, जिससे आप यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि डिक्टेशन की गति कैसी है और आवाज़ क्लियर है या नहीं है, किस गति पर आपको निरंतर डिक्टेशन लिखना है। तो चलिए रेडी हो जाइए, ठीक 10 सेकंड बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट। पिछली सरकार में जो किसानों का कर्ज माफ किया गया उसके बारे में कहा गया। मैं उसकी आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन आज उसका परिणाम क्या निकला। आज किसी भी किसान को बैंक का जो कर्ज मिलता है वह बिना कमीशन दिए नहीं मिलता है। इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा। कहीं भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि किसान क्रेडिट कार्ड आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। मैं कहना चाहता हूं कि इसकी चिंता कौन करेगा। इस देश को चलाने के लिए जो संस्थाएं बनाई गई थीं, अगर वे संस्थाएं काम नहीं कर रही हैं तो उन्हें कौन ठीक करेगा। ट्रायल समाप्त हुआ। आपको इसी गति पर निरंतर 10 मिनट तक डिक्टेशन लिखना है। तो पेन पेंसिल ऐसे तैयार कर लीजिए कि बीच में आपको तकलीफ ना हो और आप निरंतर डिक्टेशन लिख सकें। मुख्य श्रुतलेख प्रारंभ करेंगे ठीक 20 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष जी, आज के अखबारों में चंदौली जिले में 2 व्यक्तियों की भूख से मौत होने का समाचार छपा है, लेकिन हकीकत यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की हालत बहुत ख़राब है। 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक हर हालत में पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात शुरू हो जाती है। 1 महीना बीत जाने के बाद जब बरसात नहीं हुई, तब केंद्र और प्रदेश सरकार ने इस बात पर ध्यान देना शुरू किया कि हम उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति से कैसे निपट सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 15% किसान ऐसे हैं जिनके पास न तो अपनी जोत है, ना अपनी जमीन है और ना ही जोत या जमीन के द्वारा वे लोग कमाई कर सकते हैं। वे केवल मजदूरी पर आश्रित हैं। चूँकि इस बार बरसात नहीं हुई है, इसलिए जुताई और बुआई का कोई काम अभी तक शुरू नहीं हो सका है। उन लोगों को मजदूरी प्राप्त नहीं हो रही है। उनकी हालत यह है कि आज तो 2 व्यक्तियों की मौत की खबर अखबारों में छपी है। कोई ताज्जुब की बात नहीं कि दर्जनों व्यक्तियों की मौत भूखमरी से हो गई हो। इस बात का ताज्जुब नहीं कि अगले 10-15 दिनों में यही स्थिति रही तो सैकड़ों की तादाद में इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब देश के FCI के गोदामों में लाखों टन
अनाज सड़ रहा है, हमारे प्रदेश में भूखमरी हो रही है, लोग भूख से मर रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और विडंबना और कोई नहीं हो सकती। यहाँ माननीय कृषि मंत्री भाषण दें, वहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री भाषण दें। भाषण से कहीं राशन मिलता है क्या? भूख से ऐसे मौतें होती रहेंगी और ये लोग भाषण देते रहेंगे, व्यवस्था बनाते रहेंगे, नीतियाँ बनाते रहेंगे। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि आप कृषि मंत्री को निर्देश दें और उत्तर प्रदेश प्रशासन से अनुरोध करें कि जहां कहीं भूखमरी की स्थिति हो रही है वहां अनाज भंडार खोल दिए जाएं और कोई भी व्यक्ति हमारे प्रदेश में भूख से नहीं मरना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह इतना गंभीर मामला है कि इस पर चुप रहना संभव नहीं। दो तरह की स्थिति है, एक तो अन्न के भंडार भरे पड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग भूख से मर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार है ही नहीं। जो भी सरकार है वह क्या कर रही है, कम से कम साधारण जनता को इसका पता नहीं है। लेकिन क्या इस स्थिति पर हम विवाद करें? क्या इस स्थिति पर बहस होगी? मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहाँ से सम्माननीय सदस्यों की एक समिति वहाँ भेजें जो देखे कि स्थिति क्या है। अगर सरकार कहती है कि लोग भूख से नहीं मरे, लेकिन ग्राम प्रधान कहता है कि भूख से मरे हैं, और अगर श्री जायसवाल जी जो वहाँ से सांसद हैं कहते हैं कि मरे हैं, तो फिर इस पर विवाद की क्या बात है? कभी कभी इस सदन को भी पहल करनी चाहिए। भूख जैसे मामले पर इस सदन को बांटना नहीं चाहिए। मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। अगर यह स्थिति ऐसी ही बनी रही तो लोग मजबूरन हिंसा पर उतारू होंगे और उस हिंसा का असर भारत सरकार पर भी होगा। महोदय, संविधान के अनुच्छेद 110 और 112 के अंतर्गत जैसा हमारी नेता प्रतिपक्ष ने कहा, यह हमारा उत्तरदायित्व है। प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी के साथ ही हमारा सहयोग भी है। यदि प्रतिपक्ष चाहे तो धन विधेयक पर मतदान कराकर सरकार को गिरा सकता है, लेकिन हमारी प्रतिपक्ष नेता ने इसे जिम्मेदारी माना है और हम इस जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक की बातों पर आने से पहले मैंने अपने मन में कुछ और सोचा था, मगर जब आदरणीय वित्त मंत्री जी ने वित्त विधेयक सामने रखने से पहले कुछ आंकड़े दिए और सारी बातें सदन के सामने रखी, मैंने उनको सुना। मैं उनके एक शब्द से अपनी बात को, अपने वक्तव्य, अर्थशास्त्र का कहीं से प्राप्त किया हुआ अपना थोड़ा सा ज्ञान और अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कर सुधार से बहुत फायदा होने वाला है और हमारी सारी समस्याओं का निराकरण कर सुधार से हो जाएगा। मैं उसी कर सुधार पर ही अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि हम सभी जानते हैं कि हमारी प्राथमिकता क्या है।
हम सब की प्राथमिकता है कि इस देश का आम आदमी खुशहाल हो। देश की आज़ादी के 62 साल बाद प्रजातंत्र आने के बाद भी आज उसकी क्या स्थिति है, यह हम सब जानते हैं। वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की बात और अन्य स्रोतों की बात कही। आपने अपने बजट में सरकार की मंशा को व्यक्त किया था। मैं कहना चाहता हूं कि हम सब की भी वही मंशा है कि देश की आम जनता खुशहाल हो। वित्त मंत्री जी के बजट भाषण में आपने हमारे सामने महत्वपूर्ण बात को रखा है। उसमें क्या ऐसी बात लिखी है, यह मैं पढ़कर सुनाना चाहूँगा, जिसका बार बार जिक्र करके आप चुनावों में जाती हैं और जीतते हैं। मैं वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किए गए वर्ष 2010-11 के बजट भाषण में पैराग्राफ 188 को कोट करना चाहूँगा। यह बजट आम आदमी के लिए है। आज देश में आम आदमी की क्या स्थिति है, वह शायद सरकार को मालूम नहीं है। कल हमने कोशिश की और आम आदमी से, किसानों से जुड़े हुए मामलों को, समस्याओं को लेकर यहाँ आए और कटौती प्रस्ताव के जरिए उसे उठाया। हमने उस मामले को यहाँ रखने का काम किया, जिससे देश की 90% से ज़्यादा जनता जुड़ी हुई है। इसलिए हम कल सदन में कटौती प्रस्ताव के जरिए आम आदमी की बात करने आए थे। कटौती प्रस्ताव संसद की कार्यवाही में विपक्ष द्वारा अपनाया जाने वाला एक तरीका है। दरअसल विपक्ष अनुदान मांगों को लेकर कटौती प्रस्ताव पेश करता है। सत्ता पक्ष अनुदान मांगों को मंजूरी के लिए सदन में पेश करता है। इनमें किसी भी प्रकार की कटौती के लिए विपक्ष द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। 5 मिनट तक आपको इसे पढ़ना है और उसके पश्चात 65 मिनट की अवधि में आपको इसे ट्रांसलेट करना है।